नवरात्र में होगा धामी कैबिनेट का विस्तार। सीएम के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से तेज हुई अटकलें। कैबिनेट विस्तार से पहले होगा दायित्वों का आवंटन। उत्तराखंड में धामी कैबिनेट विस्तार से पहले हो सकती है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा। बीजेपी के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष और सांसद महेंद्र भट्ट को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं तेज। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। आज से शुरू होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। 30 अप्रैल से होगी यात्रा की शुरुआत। देहरादून में सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने दिए अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश। लापरवाह अफसरों को मिलेगा कारण बताओ नोटिस। देहरादून को हर पल बेहतर बनाने के लिए लगातार कोशिश कर रहा नगर निगम। देहरादून के कारगी और धोरण इलाके में कूड़ा निस्तारण केंद्रों को बनाया जाएगा मैकेनाइज्ड। देहरादून में कूड़ा निस्तारण केंद्रों को मैकेनाइज्ड बनाए जाने को लेकर उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने दी जानकारी। कहा इसका काम तेजी से किया जा रहा है। 2 महीने के अंदर बनकर तैयार होगा खाका। हल्द्वानी में कुमाऊं कमिश्नर की अध्यक्षता में हुई आरटीओ की बैठक। हल्द्वानी की 6 नई रोडों पर सिटी बस संचालन को मिली हरी झंडी। उत्तराखंड सरकार की तरफ से प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए लगातार उठाए जा रहे ठोस कदम। प्रदेश के क्लस्टर स्कूलों को किया जाएगा आवासीय विद्यालय यानी रेजिडेंशियल स्कूल में परिवर्तित। पौड़ी पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर की कड़ी कार्रवाई शुरू। मोटरसाइकिल चोरी को लेकर 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। गदरपुर में तहसील दिवस का आयोजन। जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने सुनी लोगों की समस्याओं का तत्परता से किया समाधान। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निम्बे सिन्हा और वक्त हो चला है अपना उत्तराखंड का। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत देहरादून से करते हैं, जहां पर आपको देहरादून से बड़ी खबर बता रहे हैं। नवरात्र में धामी कैबिनेट का विस्तार होना संभव हुआ है। चैत्र नवरात्र के दिन धामी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सीएम के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे से ये अटकलें अब तेज हो गई हैं। वहीं कैबिनेट विस्तार से पहले दायित्वों का आवंटन भी होगा। संगठन ने 30 से 32 कार्यकर्ताओं की सूची भेजी है। वहीं महिला आयोग, बाल आयोग में जिम्मेदारी भी मिलेगी। अल्पसंख्यक आयोग, निगमों में जिम्मेदारी मिल सकती है। और इसी के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान भी पहले हो सकता है। बता दें आपको, उत्तराखंड की धामी सरकार एक और अपने 3 साल पूरे होने के जश्न की तैयारी शुरू कर रही है। वहीं दूसरी ओर नवरात्र पर कैबिनेट नए रूप में दिखाई देगी। कैबिनेट में नए 5 खाली पद भरे जाने के साथ ही 3 कैबिनेट मंत्रियों की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। नए मंत्रिमंडल का जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों का खास ध्यान रखा गया है। इस ड्राफ्ट पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लगनी है। हालांकि मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे को कैबिनेट में बदलाव की संभावना के तौर पर देखा गया, लेकिन जानकारों की माने तो धामी का ये दौरा एक विवाह समारोह में शामिल होने को लेकर था। कैबिनेट में फेरबदल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करने के लिए धामी बाद में दिल्ली जाएंगे। वहीं उत्तराखंड में प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव से पहले बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है। इनमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद महेंद्र भट्ट को दोबारा अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चाएं भी खास तौर से गर्म हैं। और इसी को लेकर अब बात चारधाम यात्रा की करते हैं, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर चारधाम यात्रा की तैयारी अब तेज हो गई है। आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा चारधाम यात्रा के लिए। 30 अप्रैल से यात्रा की शुरुआत होनी है। ऐसे में श्रद्धालु को कई बातों का खास ख्याल रखना होगा। यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। बता दें आपको, चारधाम यात्रा के लिए आधार कार्ड आधारित ऑनलाइन पंजीकरण आज से शुरू होगा।
यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ शुरू होगी। 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे, जबकि हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 25 मई को खोले जाएंगे। 4 धाम जाने के इच्छुक श्रद्धालु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर आधार कार्ड के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता की है, ताकि श्रद्धालुओं को पंजीकृत तिथि पर दर्शन का लाभ प्राप्त हो सके। इसी क्रम में धामों में दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। इस दौरान श्रद्धालुओं को कई खास बातों का ध्यान रखना होगा। और बता दें आपको, ग्राफिक्स के माध्यम से बता दें कि श्रद्धालु इन बातों का खास ख्याल रखें। पंजीकरण के दौरान सही मोबाइल नंबर दर्ज करें। धामों में दर्शन टोकन जरूर लें। यात्रा के दौरान ऊनी कपड़े, छतरी, रेनकोट आदि साथ में रखें। वरिष्ठ नागरिक यात्रा से पहले स्वास्थ्य जांच ले अवश्य करें। स्वास्थ्य की जांच, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सटीक जानकारी दर्ज करें। हेली टिकट देने के नाम पर धांधली से बचें। धामों में दर्शन कराने वाले फ्रॉड लोगों से बचें। यात्रा के दौरान जरूरी दवाएं अपने पास रखें। यात्रा मार्ग पर गंदगी न फैलाएं। वाहन की गति नियंत्रित रखें और उचित जगह पर पार्क करें। अस्वस्थ महसूस करने पर यात्रा टाल दें। तो श्रद्धालु अगर 4 धाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं तो इन तमाम बिंदुओं पर गौर करना बेहद जरूरी है, और तभी आपकी यात्रा सुरक्षित और सफल हो सकती है। और चलिए इस खबर पर विशेष जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार हमारे साथ हैं। कृष्णा, ये बताएं, 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 30 अप्रैल से। कब तक ये यात्रा चलेगी, 4 धाम की यात्रा? इसको लेकर आज से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। किस तरीके से जनता रजिस्ट्रेशन कर सकती है घर बैठे? बिल्कुल निमित, देखिए आज से 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी खबर है। जो श्रद्धालु समय से आना चाहते हैं या यात्रा की शुरुआत होने वाले दिनों में आ सकते हैं, तो वो पहला अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो घर बैठे ही कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उत्तराखंड टूरिस्ट वेबसाइट पे जो है वो लॉगिन करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर जो है वो उसमें दर्ज करना पड़ेगा। साथ ही आपके साथ कितने मेंबर्स आ रहे हैं, ये जानकारी जो है आपको रजिस्ट्रेशन करते समय जो है वो ऑनलाइन देनी पड़ेगी, जिसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेस हो जाएगा। आपकी डेट वहां से कंफर्म हो जाएगी। फिर आप यात्रा जहाँ जिस भी धाम आप जाना चाहते हैं, तो उसके पास ही यात्रा टोकन काउंटर होते हैं, जहाँ से आप दर्शन करने के लिए टोकन भी ले सकते हैं। वे लाइन में लगकर अपनी अपनी बारी से सभी श्रद्धालु जो है वो दर्शन करते हैं। क्योंकि हमने देखा था पिछले वर्ष जो है ये श्रद्धालुओं की संख्या काफी अधिक पहुंच गई थी, जिसके बाद सरकार को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरीके से धाम में एक तरीके से जो क्षमता है उससे अधिक श्रद्धालु पहुंच रहे थे, जिससे सरकार के लिए भी एक चुनौती हो गई। तो इस बार सरकार ने जो है वो पहले से ही, यानी कि लगभग 1.5 महीना पहले आज से जो है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करवा दी है, ताकि किसी श्रद्धालुओं को पिछले वर्ष की भांति जो है वो इस वर्ष दिक्कत परेशानियों का सामना ना करना पड़े। हालांकि इस वर्ष जो है वो तमाम तरीके के ट्रैफिक रूट शासन प्रशासन ने तय किए हैं, ताकि किसी भी धाम के आसपास कोई ज्यादा ट्रैफिक ना लगे। क्योंकि हमने देखा था लास्ट ईयर भी काफी ज्यादा घंटों का ट्रैफिक जो है वह सभी धामों में लग रहा था। हम देखते हैं तो सबसे ज्यादा यमुनोत्री और गंगोत्री केदारनाथ में श्रद्धालु को 8-8, 10-10 घंटे जो है वो गाड़ियों में बैठकर इंतजार करना पड़ रहा था, क्योंकि रेंगते रेंगते हुए वाहन चल रहे थे। लेकिन परिवहन विभाग ने इस बार सभी तैयारियों को जो है वो इस समय अंतिम रूप देने में लगा हुआ है, ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत ना होने में। बिल्कुल, प्रशासन की तैयारी की बात हो रही है, तो यहाँ पर उत्तराखंड में पॉल्यूशन से छुटकारे के लिए 4 धाम यात्रा है, भीड़ बढ़ने वाली है, पर्यटक पहुंचने वाले हैं, श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। ऐसे में गाड़ी की जो फिटनेस चेक है वो की जाएगी। इसको लेकर क्या जानकारी है? किस तरीके के कार्ड जो हैं वो वाहनों को दिए जाएंगे? कितने समय की अवधि रहेगी इस कार्ड की? बिल्कुल, देखिए अगर हम गाड़ियों की फिटनेस की बात करते हैं तो परिवहन विभाग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाहर से आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए जो है वो ग्रीन कार्ड जारी करेगा, जिसके 2 माध्यम है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से आप जो है अपना ग्रीन कार्ड बनवा सकते हैं। ग्रीन कार्ड बनवाते समय अगर कोई भी
कमर्शियल गाड़ी से आ रहा है तो उसे ध्यान रखना पड़ेगा ड्राइवर का जो वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, इसके साथ ही उसका पोल्यूशन इंश्योरेंस और गाड़ी की आरसी और फिटनेस सर्टिफिकेट उसका जो है ऑनलाइन जमा होगा, और यही प्रक्रिया रहेगी ऑफलाइन की। तो इसको वो दोनों को एक तरीके से जमा करवा के दोनों माध्यम से अपना ग्रीन कार्ड जो है वो प्राप्त कर सकता है। और साथ ही अगर हम बात करें तो इस वर्ष जो भी एक तरीके से बाहर राज्यों से कमर्शियल गाड़ी आएंगी, परिवहन विभाग उनका एक तरीके से हिल असेसमेंट टेस्ट भी करेगा कि वो किस एक तरीके से गाड़ियां उत्तराखंड प्रदेश में आती है, खासकर यात्रा में उन ड्राइवर्स को जो है पहाड़ियों पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होता, जिस वजह से कई जगह पर दुर्घटना होती है। पिछले वर्ष भी दुर्घटना हुई थी, तो इस वर्ष परिवहन विभाग ने भी ये एक बड़ा फैसला लिया है कि जो भी बाहर से कमर्शियल व्हीकल आएंगे उनको ऋषिकेश से पहले जब पहाड़ी रास्ता शुरू होता है तो वहां पे इनका एक हिल असेसमेंट जो है वो टेस्ट करवाया जाएगा। उसके बाद उसको प्रमाणित किया जाएगा कि ये व्यक्ति पहाड़ पे गाड़ी चलाने के काबिल है या नहीं, फिर उसी हिसाब से उसका अंदाजा लगा के उसको आगे की तरफ भेजा जाएगा, अन्यथा उसको वापसी अपने जिले की ओर या अपने स्टेट की ओर भेज दिया जाएगा। फिर जो बाकी जो पर्यटक आते हैं उनके लिए ये सुविधा भी रखी गई है कि वो लोकल टैक्सी जो है वो ऋषिकेश से करके एक एक्सपीरियंस ड्राइवर के साथ अपनी यात्रा जो है वो सुगम कर सकते हैं। निमी, ठीक है कृष्णा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें, चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है 30 अप्रैल से, और इसको लेकर आज से ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे कर सकते हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ रहे हैं, और बात एक बार फिर देहरादून की हो रही है, जहां पर सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की गई है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक की गई है। सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की, अफसरों की जिम्मेदारी तय करने के निर्देश दिए। वहीं लापरवाह अफसरों को कारण बताओ नोटिस भी भेजा जा सकता है। समस्याओं के समय से निस्तारण के सख्त निर्देश दिए गए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम हेल्पलाइन नंबर 1905 की वर्चुअल समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं के त्वरित समाधान में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, और अधिक शिकायतें लंबित रखने वालों को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल यानी कि 3 साल के कार्यकाल पूरे होने जा रहे हैं। वहीं प्रदेश में सरकार के 3 साल पूरे होने पर सभी जिलों में जश्न मनाया जाएगा। इसी को लेकर अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी कि धाकड़ धामी की, जिन्होंने अपनी सादगी, कार्यशैली और जनता के प्रति समर्पण से न केवल राज्य में बल्कि देश भर में अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। उनका नेतृत्व राज्य के विकास की दिशा में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आया है, और उनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सीएम धामी की नेतृत्व शैली और उनकी लोकप्रियता इस बात का प्रमाण है कि एक सशक्त, पारदर्शी और जनहितकारी शासन कैसे राज्य की प्रगति में सहायक हो सकता है। देखिए इस रिपोर्ट। ये उत्तराखंड का दशक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया। मेरा नाम पूजा जोशी है, मैं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, और मेरा अभी चयन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पिथौरागढ़ के लिए हुआ है। सबसे पहले तो देवभूमि उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धाकड़ धामी की सशक्त सरकार, बच्चे बूढ़े सबके सपने हो रही साकार, युवाओं को मिलता रोजगार, सरकार पर जनता का अटूट विश्वास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की चहुमुखी विकास के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। पिछले कुछ सालों में राज्य में हुए बदलाव और युवाओं को मिल रही रोजगार के अवसर इस बात का गवाह है कि मुख्यमंत्री धामी ने राज्य को नई दिशा और गति दी है। सीएम धामी के सानिध्य में उत्तराखंड पर्यटन से लेकर धार्मिक कार्यक्रमों तक, फिल्म मेकिंग से लेकर युवाओं को रोजगार तक हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रहा है। धाकड़ धामी की सॉलिड योजनाएं, आजादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बना उत्तराखंड। शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय खेलों का आयोजन,
25 सालों में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला राज्य है उत्तराखंड। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसकी प्रशंसा पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री भी कर चुकी हैं, जिसमें शीतकालीन यात्रा की शुरुआत से लेकर यूसीसी लागू करने जैसे अहम फैसले शामिल हैं। 21वीं सदी भारत की सदी है और यहाँ बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से, मेरे दिल से अचानक ही निकला था, ये उत्तराखंड का दस्तक है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति कर रहा है। कल ही उत्तराखंड देश का ऐसा राज्य बना है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू की। मैं कभी कभी इसे सेकुलर सिविल कोड भी कहता हूं। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माताओं बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बनेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी। ये देवभूमि अब खेल भूमि बन गई। मैं आज मेरे सामने जो युवा हैं, विद्यार्थी हैं, खिलाड़ी हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि महज राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से देवभूमि खेल भूमि नहीं बनी। धामी जी ने हर जिले में खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया और सबसे बड़ी बात है कि धामी जी ने 21वें स्थान पर से देश के खेलों के नक्शे पर हमारी देवभूमि को 7वें स्थान पर लाने का पुरुषार्थ किया। और ये विजेता खिलाड़ी जो इतने सारे मेडल पहली बार उत्तराखंड में जीत कर आए हैं, इन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। मैं सभी देवभूमि के खिलाड़ियों को, जिन्होंने देवभूमि को खेल भूमि बनाने का यत्न किया है, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। केवल कार्यक्रमों को आयोजित करने में ही धामी सरकार ने अपना लोहा नहीं मनवाया है, बल्कि प्रदेश में जरूरी और सख्त कानून लाने के लिए भी धामी सरकार जानी जाने लगी है। चुनौतियों से पार धामी सरकार, लव जिहाद पर सख्त एक्शन हुए, नकल दंगई से निपटने के लिए सख्त कानून बनाए गए, महिलाओं को 30% आरक्षण दिया गया, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के लिए 1064 नंबर जारी किया गया, राजस्व पुलिस हटाकर नियमित पुलिस को जिम्मा सौंपा, 2026 तक ऋषिकेश हरिद्वार में गंगा कॉरिडोर बनाने के लक्ष्य, जमरानी बांध परियोजना की दशकों पुरानी मांग स्वीकृत हुई, सोंग बांध परियोजना को खास बजट, सभी 13 जिलों को हेली सेवा से जोड़ने की योजना शुरू की गई। कि हम सब उत्तराखंड वासी हैं, यहाँ कोई ऊपर का नहीं है, कोई नीचे का नहीं है, कोई इधर का नहीं है, कोई उधर का नहीं है, हम सब एक हैं। ठीक है ना प्रेम भाई? हम सब एक हैं और जब राज्य आगे बढ़ता है तो हम पक्ष में हो प्रतिपक्ष में हो सभी उससे गौरवान्वित होते हैं और हमारी नीतियां, हमारे प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए भारत सरकार के नीति आयोग की जो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने का इंडेक्स है, उसमें उत्तराखंड ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। स्टार्टअप इंडिया द्वारा राज्य में स्टार्टअप इकोनॉमिक सिस्टम विकसित करने हेतु राज्य को लीडर की श्रेणी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्यक्रम में उसके अंतर्गत ऑनलाइन सिंगल विंडो के लिए टॉप अचीवर्स श्रेणी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसके साथ ही हमारा राज्य जीईपी अर्थात ग्रॉस इन्वायरमेंट
प्रोडक्ट्स का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भी भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड सीएम वैसे तो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, लेकिन विपक्ष के बेबुनियादी मुद्दे जब प्रदेश की शांति को भंग करने की कोशिश करने लगे तो प्रदेश के संरक्षक के तौर पर सीएम धामी का रौद्र रूप भी देखने को मिलता है, जिसमें विपक्ष को अपने कार्यकाल में किए काले कारनामों का आईना भी दिखाती नजर आती है। इसलिए देवभूमि की आस्था श्रद्धा पूरे देश और दुनियावासियों के मन में हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, वो बनी रहनी चाहिए। यहाँ का मूल अस्तित्व है, यहाँ का मूल अस्तित्व बचा रहना चाहिए, उस पर कोई किसी प्रकार का जो है छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक नया उत्तराखंड है, जिसका मुख्य सेवक यदि जनता से कोई वायदा करता है तो उस वायदे को पूरा करके ही दम लेता है। हम उनमें से नहीं है जो कई प्रकार के कैमरों के सामने कहते हुए पाए जाते हैं कि जो करना है कर लो जी, हम आंखें बंद कर लेंगे। कि हमारी सरकार जो भी घोषणाएं जनता के समक्ष करती हैं उन्हें धरातल पर उतारने का गंभीर प्रयास भी करती है। और बाबा केदार के आशीर्वाद से अब तक हमने जो भी जनता से वायदे किए हैं या जो भी वचन दिए हैं, उस सारे वचन बाबा केदार के आशीर्वाद से पूरे हुए हैं। क्यों आशा जी? आदरणीय अध्यक्ष महोदया, जब हम चुनाव में जनता के बीच जाते हैं तो उन्हें अपने कार्यों का रिकॉर्ड कार्ड अवश्य दिखाते हैं और ये उन्हें बताते हैं कि जिन उम्मीदों और आशाओं के साथ हम पर उन्होंने विश्वास किया है, हम उन्हें पूरा करने के लिए किस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी के सटीक कामों और युवा नेतृत्व की लोकप्रियता केवल उत्तराखंड में ही सीमित नहीं है। देश के हर हिस्से में रह रही उत्तराखंडी और गैर उत्तराखंडी लोग उन्हें खूब पसंद करते हैं। बीजेपी ने हमेशा से ही सेकंड लेयर लीडरशिप को विकसित करने में विश्वास रखा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी पूरी तरह से फिट बैठते हैं। जमीन पर उतरकर काम करने और तुरंत फैसला लेने वाला सीएम धामी का अंदाज भी जनता को खूब लुभाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और चलिए इसके बाद आपको सीधा लिए चलते हैं गोंडा, जहां पर सीएम योगी इस वक्त लाइव हैं। देखिए। नेतृत्व के माध्यम से जन जन की कठिनाइयों का सकारात्मक समाधान करने वाले और हमारे वैश्विक पटल पर हमारे उत्तर प्रदेश के गौरव बढ़ाने वाले परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने उस मंडल की तरफ से कोटि कोटि नमन करते हुए, सादर आमंत्रित करते हुए, ससम्मान अनुरोध करते हुए कि अपने प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अन्वित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। जोरदार तालियां। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत देवीपाटन मंडल के इस युवा उद्यमियों के लिए आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी और प्रभारी मंत्री जनपद गोंडा श्री दारा सिंह चौहान जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, माननीय सांसद श्री करण भूषण जी, माननीय विधायकगण श्री रमापति शास्त्री जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, श्री प्रतीक भूषण सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू सिंह जी,
जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमर किशोर कश्यप जी, इस देवीपाटन और उत्तर प्रदेश के गोंडा से सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। और अब रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों पर और बात करते हैं देहरादून की, जहां पर देहरादून के कारगी और धोरण इलाके में नगर निगम की ओर से कूड़ा निस्तारण केंद्रों को मैकेनाइज्ड बनाया जा रहा है, जिसके लिए करीब 3 करोड़ रुपए धोरण और करीब 6 करोड़ रुपए कारगी में खर्च किए जाने का बजट तय किया गया है। इसके तहत डोर टू डोर और कूड़ा इकट्ठा किए जाने वाले केंद्रों से करीब 450 टन कूड़ा रोजाना इन निस्तारण केंद्र पर लाया जाता है। इसमें से करीब 300 टन कूड़ा कारगी और बाकी धोरण में इकट्ठा किया जाता है, जहां से कूड़ा शीशमबाड़ा भेजने की व्यवस्था है। लेकिन 2-2 दिन तक कूड़ा वहीं पर पड़ा रहता है, जिससे आसपास के लोगों और राहगीरों को बीमारियों का खतरा और बदबू का सामना करना पड़ता है। मामले को लेकर जानकारी देते हुए उपनगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल ने बताया कि इन केंद्रों को मैकेनाइज्ड बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। 2 महीने के अंदर ये सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा। देहरादून नगर क्षेत्र में जो कूड़ा इससे पहले मैनुअली ट्रकों के माध्यम से ट्रांसफर स्टेशन से शीशमबाड़ा प्लांट तक जाता था, अब उसके लिए 2 नए मैग्नाइज ट्रांसफर स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। एक ट्रांसफर स्टेशन कारगी में बन रहा है और दूसरा ट्रांसफर स्टेशन धोरण खास में बन रहा है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें जो कूड़ा सीधे मशीनों के माध्यम से कॉम्पैक्ट होगा और कॉम्पैक्ट होने के बाद कैप्सूल के रूप में जो गाड़ियां होंगी उससे सीधे शीशमबाड़ा ट्रांसफर स्टेशन में जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि एक तो कूड़ा सड़क पे खुली जगह पे और जहाँ पे कूड़ा डालने हमारा ट्रांसफर जो स्टेशन है वहाँ कूड़ा नहीं दिखेगा, और दूसरा जो कॉम्पैक्ट होके जाएगा उससे कहीं इधर उधर कूड़ा गिरने की स्थिति नहीं बनेगी। और एक ये भी उसमें सुविधा है कि जितना कूड़ा कॉम्पैक्ट होगा, पहले मैनुअली ट्रकों से अगर 10 गाड़ियां जा रही थी तो कॉम्पैक्ट के माध्यम से 20 गाड़ियां एक ही वाहन में जाएगा। तो ये एक अच्छी सुविधा व्यवस्था है, और जिससे कि शहर में कहीं पे भी किसी प्रकार की बदबू या प्रदूषण फैलने की स्थिति नहीं रहेगी। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में बस इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जय हिंद।